प्रिय छात्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से डच कंपनी का हमने परिचय दिया था, फिर उसके हमने विस्तार की बात की थी, फिर उसके पतन, प्रभाव इत्यादि को हमने जाना था। तो आज जो हमारा टॉपिक बन रहा है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कंपनी के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी। आज हमारा टॉपिक ब्रिटिश कंपनी है। ब्रिटिश कंपनी को हम सामान्यतः वही डिवाइडेशन कर लेते हैं। चलिए, एक तो परिचय, हम क्या पढ़ेंगे? इसका परिचय पढ़ेंगे। एक हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल ऑब्लिक वायसराय। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा, हम कह सकते हैं शक्ति का विकास, शक्ति का विकास, या हम इसे ये भी कह सकते हैं विस्तार, समझ सकते हैं कंपनी ने किस प्रकार से धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाया था। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, पतन के कारण। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इनके प्रभाव या कह सकते हैं परिणाम। देखो, मैं थोड़ा चीजें स्पष्ट कर दूं। आज की हम जो वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, आज हम केवल और केवल पढ़ेंगे परिचय। हम स्पेशली बात करेंगे आज केवल परिचय की। और दूसरी बात, परिचय में क्या पढ़ेंगे? आज परिचय में केवल हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल या वायसराय, ये टॉपिक ब्रिटिश कंपनी के साथ यहाँ पर हम लोग कवर नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कम से कम ना तो 12 से 15 घंटे इस टॉपिक के लिए क्लास चाहिए। तो वो मैं जैसे टॉपिक कवर होगा और उसके बाद क्षेत्रीय राज्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद इस टॉपिक पर तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इसलिए यहाँ कवर बिल्कुल नहीं करेंगे। शक्ति या विकास, शक्ति का विकास या विस्तार, इसको यहाँ डिस्कस बिल्कुल करेंगे। पश्चिम बंगाल से पहले, मतलब पश्चिम बंगाल या बंगाल कहें, बंगाल और अंग्रेज वाले टॉपिक है, या बंगाल का उदय जहां से हम पढ़ते हैं, तो बंगाल से पहले ब्रिटिश कंपनी का भारत में विस्तार, उसका विकास, वो हम यहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। पतन के कारण यहाँ हम इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। प्रभाव भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पतन के कारण अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और प्रभाव या परिणाम भी अपने आप में अंग्रेजों की दृष्टि से बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, जब स्वतंत्रता आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद इन टॉपिक को हम देखेंगे। और हाँ, ये पक्का मैं इन टॉपिक को कराऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, इसमें इन टॉपिक पर आने में थोड़ा भी समय लगेगा। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, परिचय स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ेंगे आज, जानेंगे किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। ठीक है, तो देखो होता क्या है, वर्ष की अगर हम बात करें तो वर्ष था 1599, 1599। ठीक है, वर्ष 1599 था। तो देखो, वर्ष 1599 में लंदन में लॉर्ड मेयर नाम का एक व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस समझ सकते हो, सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि हम लोग किस प्रकार से पूर्वी जो द्वीप हैं, ये ईस्ट आइलैंड है, या कहा जाता है एक लाइन में कह सकते हैं एशिया महाद्वीप, वर्तमान का एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है, उसके साथ किस प्रकार से अंग्रेज क्या कर पाए, ये व्यापार कर पाए, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए एक सम्मेलन होता है 1599 में। और कहाँ होता है? तो वो होता है आपका लंदन। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था उसका? तो अध्यक्ष था लॉर्ड मेयर। इस व्यक्ति के अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या, उद्देश्य था सम्मेलन का? उद्देश्य ये था कि मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार की रणनीति, प्लानिंग बनाना था कि किस प्रकार से पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाए, इसको लेकर के सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या, फाइनली डिसाइड क्या हो पाया? तो डिसाइड ये हुआ कि ठीक है भाई, एक रणनीति बन गई, एक कंपनी की स्थापना करी इन लोगों ने। इसी वर्ष 1599 में ही एक कंपनी की स्थापना करी, और उस कंपनी की स्थापना करने के बाद तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ जो थी, उनसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में परमिशन प्राप्त कर ली। ठीक है, तो बात आती है वो कंपनी क्या थी। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा नाम है उसका, यहाँ ले लेते हैं इसको ना, पूरा कवर हो जाएगा यहाँ तक। 1599 में ही एक कंपनी की स्थापना करी, उस कंपनी का नाम था, तो देखो, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट। ठीक है, तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट के नाम से कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी की स्थापना करने के पश्चात यह पूरा समूह कहाँ गया? महारानी एलिजाबेथ के पास गया, और महारानी एलिजाबेथ के पास जाकर के इन लोगों ने परमिशन मांगी कि इस कंपनी को परमिशन दी जाए कि ये पूर्वी देशों के साथ क्या करे? व्यापार करे। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ ने इसको परमिशन दी। और तो पूछता है आपसे किस वर्ष दी थी, किस तिथि को दी थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 को, ठीक है, परमिशन मिल गई। इस तिथि को परमिशन मिली, महारानी एलिजाबेथ ने बोल दिया। कौन थी उस समय? महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा परमिशन दे दी गई। महारानी एलिजाबेथ का जो कार्यकाल था या एज ए महारानी जो रही थी वो 1558 से 1603। ठीक है, ये रहा था। इनकी परमिशन मिल जाती है कंपनी को कि ठीक है, क्या करो आप? महारानी ने कहा कि ठीक है, आप क्या करो, हम आपकी कंपनी को परमिशन दे रहे हैं, अगले 15 वर्षों तक आप क्या करोगे? पूर्वी देशों के जो भी द्वीप समूह हैं आप उनसे क्या करोगे? व्यापार करोगे। ठीक है, ये परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के बाद अब चीजें ठीक है, समझ गए। परमिशन मिलने के बाद कंपनी अपनी जो व्यापारिक गतिविधियां थी उन चीजों को आगे बढ़ाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी में कौन कौन के अधिकारी थे? तो देखो, जब इसकी स्थापना हुई तो ये करा गया, डिसाइड ये करा गया था कि एक निदेशक मंडल होगा, ठीक है, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। कौन होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल। तो एक निदेशक मंडल की बात की गई कि वही एक निदेशक मंडल होगा जो क्या करेगा? कंपनी को चलाएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न एक बार आ चुका है, आई थिंक पीसीएस में ही प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस से पूछा हुआ प्रश्न है कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक तो डायरेक्टर था, 01 कौन था? निदेशक, एक डायरेक्टर था इसमें। दूसरा 01 कौन था? एक था उप निदेशक, सब डायरेक्टर, एक था उप निदेशक, और तीसरा 24 क्या थे? सदस्य थे। कुल मिलाकर के एक 26 सदस्यीय एक समिति कमेटी बनाएगी जिसको नाम दिया गया निदेशक मंडल, और वो क्या करेगी? इस कंपनी को पूरी चीजों को संभालेगी, कवर करेगी। ठीक है, इसके साथ में कंपनी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो देखो बात समझ में आती है कि कंपनी की स्थापना वास्तव में समानता एग्जाम में पूछ लेता है किस वर्ष हुई थी, हम समानता बोल रहे हैं 1600 वर्ष, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो होती है 1599 ईस्वी से होती है। हाँ, 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने उसको परमिशन दे दी थी। एक और अच्छी बात यहाँ पर आपको ये भी याद है, यहाँ अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी वो अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अभी नाम आपको बताया क्या नाम था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भी यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी कोई नाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, निदेशक मंडल बन गया, ये बन गया, निदेशक मंडल बन गया, इसका 26 सदस्य बना, परमिशन मिल गई व्यापार करने की। ठीक है, और कंपनी ने पहला जो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अभियान करा था वो इंडोनेशिया में करा था। उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम केवल कंपनी के बारे में जानेंगे, आज कंपनी को अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, कंपनी की स्थापना हो गई, ठीक है भाई, सब कुछ परमिशन मिल गई, अब आप व्यापार कर सकते हो, व्यापार की छूट हो चुकी है। अब देखो आगे होता क्या है। अब आगे हुआ क्या कि जो वर्ष की अगर हम बात करें तो वर्ष था 1603। अभी आपको बताया था महारानी एलिजाबेथ 1603 में, है ना, मृत्यु होती है किसकी? महारानी एलिजाबेथ की। महारानी एलिजाबेथ की हो गई मृत्यु, और इनकी मृत्यु जो होती है तब 1603 में एक नया सम्राट बनता है। ठीक है, और जो सम्राट बना उस सम्राट का नाम क्या था? तो वो ना जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज फर्स्ट। ठीक है, अब जॉर्ज प्रथम शासक बनता है, सम्राट बनता है। तो आपका क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे ही सम्राट बनता है चीजों को लेकर के, ठीक है, तो देखो अब हुई क्या कहानी यहाँ पर, सॉरी जेम्स है, जेम्स प्रथम। ठीक है, तो जेम्स यहाँ पर शासक बनता है आपका आकर के। अब देखो हुआ क्या, सम्राट जैसे ही 1603 में ये बनता, ठीक है, ये सम्राट बन गया। अब चीजें आगे बढ़ी,
जेम्स फर्स्ट ने क्या करा था आपको पता भी है, टॉमस रो या कैप्टन हॉकिंस जो 1608 में आपका आया था, फिर उसके बाद टॉमस रो 15 में आया था। वो लोग जो आए थे वो इसी के ही प्रतिनिधि थे, इसी को क्या कर रहे थे, वो रिप्रेजेंट करते हुए भारत आए थे। तो जेम्स प्रथम के समय आपका कैप्टन हॉकिंस भी आया, टॉमस रो भी आया था, उनको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जेम्स प्रथम ने क्या करा, इस ब्रिटिश कंपनी को काफी क्या करा, सपोर्ट करा। और सपोर्ट काफी हद तक ये करा था कि एक स्पेशलिस्ट के लिए एक चार्टर लाया 1609 में। 1609 के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को काफी हद तक छूट प्रदान की गई थी। उसके बाद फिर 1615 में और फिर 1624 में कई सारे चार्टर एक्ट ला करके ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारी छूट प्रदान की गई। अब जब कंपनी को इतनी सारी छूट मिल रही है, कोई भी कंपनी है उसको बड़े स्तर पर सम्राट या उसकी सरकार के द्वारा अगर छूट मिले तो वहां पर आप जान ही जाओगे वो क्या करेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी। तो वही कंपनी के साथ हुआ, जब कंपनी को इतनी सारी छूटें मिली तो कंपनी ने ग्रोथ अच्छी करी और उसका जो मुनाफा था वो लगातार दर पे दर बढ़ने लगा और काफी मुनाफा कंपनी करने लगा था। और मुनाफे की मतलब इतना मुनाफा होने लगा था कि आपको बताया था मैंने 1661 में एक सम्राट बताया था मैंने आपको, क्या नाम था उसका, तो देखो चार्ल्स सेकंड। अगर वर्ष 1661 की बात थी कि इसने शादी हुई थी कैथरीन से, पुर्तगाली राजकुमारी, बता चुका हूं आपको, मुंबई दहेज वाली कहानी बताई थी इसकी। तो चार्ल्स सेकंड को क्या हुआ था, रुपए की जरूरत थी, ठीक है। तो 1,70,000 पाउंड की राशि है ना कंपनी ने उल्टी किसको दी थी, ब्रिटिश सम्राट को दी थी। तो इतना मुनाफा कंपनी कर चुकी थी कि उसको उल्टा किससे लेना पड़ा, सम्राट को लेना पड़ा कंपनी से। तो आप समझ सकते हो कंपनी के पास कितना पैसा हो चुका हो, कितना उसने मुनाफा व्यापार से कमाया होगा, ठीक है। अब कंपनी का लगातार मुनाफा बढ़ता जा रहा है, व्यापार पर एक अधिकार भी कंपनी का हो चुका है। किसी और ब्रिटिश कंपनी ऐसी नहीं थी कि वो क्या कर सके, आपका व्यापार कर सके, किसके साथ में, पूर्वी देशों के साथ में, ठीक है। तो यहां तक कंपनी का लगातार क्या हो रहा था, व्यापार बढ़ता जा रहा था। अब चीज थोड़ी दिक्कत आती है, होता क्या है कि जो वर्ष की बात थी तो 1688 की बात थी, ठीक है। वर्ष था 1688, ठीक है। 1688 में एक कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। या उससे पहले समझ, छोटी सी बात समझा देता हूं, यहां पर आपके समझ में आ जाएगा। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, कंपनी के बारे में बाद में आएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 1688 में, ठीक है। 1688 में क्रांति हुई इंग्लैंड की। और जब क्रांति होती है तो इस समय जो शासक था जेम्स सेकंड। सम्राट कौन था, सो इंग्लैंड का जेम्स सेकंड सम्राट था। तो जेम्स सेकंड जो सम्राट था इस समय, इसको आभास हो गया था कि इसकी सत्ता हाथ से चली जाएगी, और हुआ भी यही। हुआ क्या, जब 1688 में क्रांति हुई तो इसको सत्ता मतलब सम्राट के पद से हटा दिया गया, इसका तख्ता पलट हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो नए सम्राट बना, ठीक है, नया सम्राट बना विलियम तृतीय, विलियम थर्ड की बीवी थी, इसकी बीवी का नाम था मैरी, ठीक है। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति होती है, जेम्स सेकंड उस समय सम्राट था, इसको पद से हटा दिया गया, ठीक है। और नया सम्राट विलियम थर्ड बना और उसकी पत्नी मैरी, इन दोनों को एक साथ, ठीक है, शासक बना दिया जाता है। ये दोनों शासक एक साथ बनते हैं। जब ये शासक एक साथ बने तो इनकी नीतियां जो थी, इनकी नीति और पिछले सम्राटों के मुकाबले ब्रिटिश कंपनी के ज्यादा पक्ष में नहीं थी, ठीक है। देखो इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि जो अभी तक सम्राट या शासक वर्ग वाली ये चीज चली आ रही थी, चीजों पर कम हो गया। और यहाँ पर इंग्लैंड में संसद है ना को अधिकार क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और जब संसद को ज्यादा अधिकार हुए तो संसद कहीं से कहीं भी पक्ष में नहीं थी, ब्रिटिश कंपनी को और भी अधिक छूट देने के मूड में नहीं थी। तो ये कहीं से नहीं तक नहीं इसको छूट देना नहीं चाह रही थी। अब सम्राट नए बने, ये कहानी खत्म हुई, ठीक है। संसद कहीं से कहीं छूट देने को तैयार नहीं थी। अब आगे क्या होता है, देखो अब आगे क्या हुआ, 1688 में ही कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। कंपनी की स्थापना होती है, उस कंपनी का नाम था न्यू कंपनी। कंपनी का नाम क्या था, न्यू कंपनी। तो 1688 में कंपनी बनी नहीं, न्यू कंपनी, नाम ही कंपनी का न्यू कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने भी क्या करा, जो एशिया था या पूर्वी देश थे, ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार, ठीक है। इस कंपनी ने भी क्या करा,
1688 में स्थापना हुआ, न्यू कंपनी ने पूर्वी देशों से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और जब इस कंपनी ने व्यापार करना प्रारंभ करा तो प्रतिद्वंदी कौन थी इसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये कंपनी क्या करे, ज्यादा ग्रोथ कर पाए, 100% रोकेगी इसको। तो देखो हुआ क्या, 1688 के बाद बात थी 1694 की। ये कंपनी अपनी ग्रोथ करने लगी थी, व्यापार करना शुरू कर दिया था इसने भी। तो बात थी 1694 की, 1694 की बात थी। इसका जहाज था रेड ब्रिज, किसका? न्यू कंपनी का। न्यू कंपनी का जहाज था रेड ब्रिज। रेड ब्रिज पर अधिकार कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। रेड ब्रिज जहाज किसका है? न्यू कंपनी का। इस पर अधिकार कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब इस पर अधिकार कर लिया तो ये बात कहां पहुंची? पार्लियामेंट में पहुंची, ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी संसद में पहुंची। कहां की? ब्रिटेन की संसद में पहुंची कि भाई एक दूसरी कंपनी ने एक कंपनी के जहाज पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, जबकि छूट तो सभी को है, तो ऐसा क्यों करा गया? इस बात को लेकर के तब 1694 में संसद ने कहा कि ब्रिटिश की संसद ने एक एक्ट पारित करा, ठीक है। 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया और एक्ट पारित करके ये अधिकार, ये कानून बना दिया कि पूर्वी देशों के साथ जो भी चाहे प्रत्येक नागरिक, ब्रिटिश नागरिक क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली ऐसी कंपनी नहीं रहेगी अब कि वो ही केवल व्यापार करेगी, अब कोई भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो यहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकार दे दिया 1694 में कि कोई भी एशिया से व्यापार, एशियाई देशों से व्यापार या पूर्वी देशों से व्यापार कर सकता है। इसका परिणाम हुआ आगे चल के और भी कंपनी की स्थापना होती है। अब आगे समझना, देखो 1694 के बाद 1698 की बात थी, 1698 की बात थी। ब्रिटेन में क्या हुआ? वित्तीय स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। ब्रिटेन में वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो गई? इंग्लैंड की खराब हो गई, ब्रिटेन से खराब हो गई। ब्रिटेन सरकार को पैसे की आवश्यकता थी, तो उसने क्या करा? ब्रिटेन सरकार ने एक आदेश जारी करा और उसने आदेश ये जारी करा कि सरकार को पैसे की जरूरत थी कि हमें जो भी पैसा देगा हम उसको व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करेंगे। व्यापारिक विशेषाधिकार मतलब समझ रहे हैं आप? बहुत प्रकार की नई नई छूटें प्रदान करना, बहुत सारी चीजें। अब वो बात डिमांड हो गई। अब जब 1698 में वित्तीय स्थिति खराब हुई तो व्यापारिक विशेषाधिकार की बात आई, तो ये व्यापारिक विशेषाधिकार किसने खरीदे? ये खरीदे न्यू इंडिया ने, न्यू कंपनी ने। उसने क्या करा? 20 लाख पाउंड किसको दे दिए? ब्रिटिश सरकार को दे दिए। और 20 लाख पाउंड जब ब्रिटिश सरकार को मिले तो विशेषाधिकार किसके पास चले गए? वो चले गए न्यू कंपनी के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा सा तो मलाल आप समझ सकते हो, एक पूरा अधिकार थे, अब सारे अधिकार किसके पास आ गए? न्यू कंपनी के पास आ गए। लेकिन एक गड़बड़ हुई। हुआ क्या कि आपका मतलब इसी दौरान चीजें गड़बड़ ये हो गई कि इसी दौरान क्या हुआ था, इससे पहले जब इसने पूरा का पूरा पैसा देके खरीद लिया, इतना सारा पूरा अधिकार मिल गए, लेकिन एक नई कंपनी थी ये, और इसके मुकाबले ईस्ट इंडिया कंपनी एक पुरानी कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले न्यू कंपनी मार्केट में किस प्रकार से व्यापार किया जाए, किस प्रकार चीजों को संभाला जाए, उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। और जब वो हैंडल नहीं कर पाई तो न्यू कंपनी को बहुत बड़ा क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। और जब इसको लॉस हुआ तो ये किसके पास गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गई और इसने उससे जाके समझौता कर लिया। तो इस प्रकार से न्यू कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आपस में क्या हो गई? एक हो गई। अब समझना आगे की बात। 1694 में एक संसद ने एक्ट पारित करा, छूट सबको प्रदान कर दी। इसी का परिणाम था कि 1698 में 2 नई कंपनियां और स्थापित होती हैं, ठीक है। 1698 में 2 नई कंपनियां और स्थापित होती हैं। एक का नाम जो था वो था आपका जनरल सोसाइटी, ठीक है। और दूसरी कंपनी की स्थापना एक और हुई थी, 1698 की ही बात थी। दूसरी कंपनी जो बनी वो बनी आपकी इंग्लैंड कंपनी, ठीक है, ट्रेडिंग टू द ईस्ट। तो 2 नई कंपनी स्थापित हो रही, एक तो बनी जनरल सोसाइटी, एक बनी इंग्लैंड कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट। इन 2 कंपनी की स्थापना 1698 में हो जाती है। ये कंपनी भी अपना व्यापार करना प्रारंभ कर देती है। दिक्कत इनके साथ भी वही आई जो न्यू कंपनी के साथ आई थी। इनको भी मार्केट का इतना अनुभव नहीं था जितना अनुभव किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को था। तो इन लोगों ने एक प्रस्ताव लाई दोनों मिलकर के कि 1702 में इन दोनों में आपस में मर्ज हुई
और प्रस्ताव दिया कि हम किसके साथ जुड़ जाएं, ब्रिटिश कंपनी के साथ आ जाएं। तो ये प्रस्ताव इनका पारित हुआ 1708 में जाकर के, ठीक है। जनरल सोसाइटी, इंग्लैंड कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, दोनों मिलकर के किस में मर्ज हो गई, 1708 में किस में मर्ज हो गई, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी में जाकर के, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित ये कंपनियां, ये दूसरे आपको पूछ लेगा कि ये कंपनियां कब ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़ी थी, तो आपके 1708 में जाकर के इसमें क्या हो गई, मर्ज हो गई। और जब ये मर्ज हुई, अब यहाँ पर मर्ज होती है 3 कंपनी, जनरल सोसाइटी, इंग्लैंड कंपनी ट्रेड टू द ईस्ट और न्यू कंपनी, तीनों मर्ज होती है 1708 में। मर्ज होने के बाद नया नाम बना कंपनी का। अब जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका नया नाम बना द यूनाइटेड, ठीक है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ठीक है। तो 1708 में इन सब तीनों कंपनियों को मिलाकर के ब्रिटिश कंपनी का नया नाम हो गया, अब नाम हुआ द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। अब इस नाम से कंपनी आगे बढ़ने लगी और ये 1708 में बना नाम, ठीक है, 1708 में पड़ा ये नाम 1833 तक बरकरार रहा, अर्थात 1833 तक ब्रिटिश कंपनी को इसी नाम से जाना गया। लेकिन 1833 का एक चार्टर आया, क्या आया, चार्टर आया, और इस चार्टर के द्वारा इस कंपनी का नाम बदल दिया गया और इस कंपनी का नाम करा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रकार से 1833 में वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था, उससे पहले इसका नाम ये नहीं था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे और डिस्कस करा हम लोगों ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से विस्तार या उसका शक्ति का धीरे धीरे किस प्रकार से विकास हुआ था। वहाँ जॉन मिल्टन हॉल को डिस्कस करेंगे, टॉमस रो को, कैप्टन हॉकिंस को डिस्कस करेंगे, वहाँ टॉमस रो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से मुंबई, चेन्नई, मुंबई आपका मद्रास और आपका बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों ने उन नगरों की थी, किस प्रकार से उन्होंने विकास किया था, किस प्रकार से इन शहरों पर कब्जा हुआ था। इन सबको डिस्कस करने के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, देन हम डिस्कस करेंगे फ्रांस इश्यू को और उसके बाद हमारा विदेशी कंपनी वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा अब, है ना, इस क्षेत्र में अब रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगे, तो अब आप क्या करो, प्रॉपर नोट्स बना लो, है ना, और रेगुलर मॉडल पूरी आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।